नमस्कार दोस्तों, आपकी प्रोफेशनल जिंदगी शानदार चल रही है, लेकिन आपकी फैमिली लाइफ बिखर रही है। आप हर साल 1 जनवरी को बड़े बड़े रेजोल्यूशन बनाते हैं, जिम जाना, नई स्किल्स सीखना, कम गुस्सा करना, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वो सारा जोश ठंडा पड़ जाता है। आप बिजी हैं, बहुत बिजी। आपकी टू डू लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। आप सुबह से शाम तक भागते रहते हैं, लेकिन रात को बिस्तर पर लेटकर आपको लगता है कि आप कहीं नहीं पहुंच रहे। क्या ये कहानियां जानी पहचानी लगती हैं? ये वो गहरी चुभने वाली समस्याएं हैं जिनका सामना हम सब करते हैं। और हम क्या करते हैं? हम एक और टाइम मैनेजमेंट की किताब खरीदते हैं, एक और मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, इस उम्मीद में कि हमें कोई क्विक फिक्स, कोई जादुई गोली मिल जाएगी। अब क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप समस्या को ही गलत जगह देख रहे हैं? क्या होगा अगर मैं कहूं कि आप पत्तों पर पानी डाल रहे हैं जबकि जड़ें सूखी पड़ी हैं? इस वीडियो के अंत तक आप सिर्फ 7 आदतें नहीं, बल्कि जिंदगी को देखने का एक नया चश्मा हासिल करेंगे। एक ऐसा पैराडाइम शिफ्ट जो आपकी सबसे गहरी समस्याओं को जड़ से उखाड़ फेंकेगा और आपको न सिर्फ कामयाब बल्कि इफेक्टिव बनाएगा। लेकिन आप मेरी बात पर यकीन क्यों करें? ये ज्ञान किसी एक इंसान की राय नहीं है, न ही ये कोई नया ट्रेंड है। ये ज्ञान आता है स्टीफन कवे की विश्व प्रसिद्ध, दुनिया बदल देने वाली किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये 200 साल के सक्सेस लिटरेचर, बेंजामिन फ्रैंकलिन से लेकर पीटर ड्रकर तक के गहरे अध्ययन का सार है। कवे ने इन 200 सालों की किताबों, लेखों और विचारों को खंगाला और एक चौंकाने वाला पैटर्न खोज निकाला। उन्होंने पाया कि पिछले 50 सालों से हम सफलता के एक बहुत ही सतही, बहुत ही खोखले आइडिया के पीछे भाग रहे हैं। कवे ने पाया कि लगभग 150 सालों तक सफलता का मतलब था आपका कैरेक्टर, आपकी ईमानदारी, आपकी हिम्मत, आपकी विनम्रता, आपका धैर्य। इसे कहते थे द कैरेक्टर एथिक। सफलता अंदर से बाहर की तरफ आती थी। लेकिन फिर पहले विश्व युद्ध के बाद सब कुछ बदल गया। सफलता का मतलब अब कैरेक्टर नहीं रहा। सफलता का मतलब हो गया आपकी पर्सनालिटी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, वो तकनीकें और ट्रिक्स जिनसे आप लोगों को पसंद आएं और अपना काम निकलवा लें। इसे कहते हैं द पर्सनालिटी एथिक। ये गेट रिच क्विक वाली मानसिकता है। ये जल्दी से दोस्त बनाने, जल्दी से प्रमोशन पाने की तकनीकें हैं। ये क्विक फिक्स हैं। कवे कहते हैं कि ये सब सामाजिक एस्पिरिन और बैंड-एड हैं। ये ऊपर ऊपर के लक्षणों का इलाज तो कर सकते हैं, लेकिन अंदर की बीमारी वो वैसी की वैसी रहती है और ज्यादा खतरनाक रूप लेकर वापस आती है। आप एक टूटे हुए रिश्ते को सिर्फ अच्छी कम्युनिकेशन टेक्निक्स से नहीं जोड़ सकते अगर अंदर भरोसा ही नहीं है। आप अपनी टीम को सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से प्रेरित नहीं कर सकते अगर आपका अपना कैरेक्टर ही बेईमान है। हम पत्तों पर पानी डाल रहे हैं जबकि जड़ें सूखी पड़ी हैं। असली बदलाव, स्थायी सफलता, गहरी खुशी वो पर्सनालिटी एथिक्स से नहीं आ सकती, वो कैरेक्टर एथिक्स से ही आएगी। ये किताब हमें वापस उन्हीं जड़ों की तरफ ले जाती है। ये एक इनसाइड आउट अप्रोच है। ये कहती है कि अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो पहले खुद को बदलो। अगर आप एक खुशहाल शादी चाहते हैं तो एक ज्यादा प्यार करने वाले इंसान बनो। अगर आप एक भरोसेमंद टीम चाहते हैं तो एक भरोसेमंद लीडर बनो। प्राइवेट विक्ट्री प्रीसीड्स पब्लिक विक्ट्री। अंदर की जीत बाहर की जीत से पहले आती है, और ये सफर, ये अंदर की जीत का सफर शुरू होता है उस पहली, सबसे लिबरेटिंग, सबसे शक्तिशाली आदत से जो आपको आपकी जिंदगी की ड्राइवर सीट पर वापस बिठा देती है, जो आपको आपकी जिंदगी का क्रिएटर बनाती है। तो ये अंदर की जीत, ये प्राइवेट विक्ट्री शुरू कहां से होती है? ये शुरू होती है उस पहली और सबसे फाउंडेशनल आदत से जो बाकी सभी 6 आदतों की नींव है। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव ये शब्द सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन स्टीफन कवे हमें बताते हैं कि ये इंसान होने का सबसे गहरा मतलब है। इस आदत की ताकत को समझने के लिए कवे हमें विक्टर फ्रैंकल की अविश्वसनीय कहानी में ले जाते हैं। फ्रैंकल एक मनोचिकित्सक थे जिन्हें नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स की भयावहता का सामना करना पड़ा। एक ऐसी जगह जहां उनसे सब कुछ छीन लिया गया था, उनका परिवार, उनका पेशा, उनके कपड़े, उनकी इज्जत, सब कुछ। उनके शरीर पर नाजियों का पूरा कंट्रोल था। वो जब चाहते उन्हें मार सकते थे, उन्हें तड़पा सकते थे। लेकिन एक दिन उस अंधेरी ठंडी कोठरी में अकेले
फ्रैंकल को एक जबरदस्त एहसास हुआ, एक ऐसी आजादी का एहसास जिसे उनके कैदी भी उनसे नहीं छीन सकते थे। उन्होंने पाया जो हमारे साथ होता है स्टिमुलस और हम उस पर जो प्रतिक्रिया करते हैं रिस्पॉन्स, उसके बीच में एक जगह होती है। उस जगह में ही हमारी प्रतिक्रिया को चुनने की शक्ति होती है और हमारी उसी प्रतिक्रिया में हमारा विकास और हमारी आजादी छिपी है। इस लाइन को फिर से सुनिए, ये इंसान होने का घोषणा पत्र है। एक जानवर को आप लाठी मारते हैं स्टिमुलस, वो तुरंत आपको काटता है रिस्पॉन्स, उसके पास कोई चॉइस नहीं है, वो अपने इंस्टिंक्ट्स का गुलाम है। लेकिन एक इंसान, आप एक इंसान की बेइज्जती करते हैं स्टिमुलस, अब उसके पास एक स्पेस है, वो उस स्पेस में रुक सकता है और चुन सकता है। वो आपको वापस गाली दे सकता है, वो आपको नजरअंदाज कर सकता है, वो आपकी बात में छिपे दर्द को समझने की कोशिश कर सकता है, वो मुस्कुरा सकता है। ये छोटी सी जगह, ये पावर ऑफ चॉइस, यही वो चीज है जो हमें इंसान बनाती है। और यहीं पर कवे हमें दो तरह के लोगों से मिलवाते हैं। पहले हैं रिएक्टिव लोग। ये वो लोग हैं जो उस स्पेस के बारे में जानते ही नहीं, वो जानवरों की तरह जीते हैं। अच्छा मौसम होता है तो वो खुश होते हैं, बुरा मौसम होता है तो वो दुखी हो जाते हैं। कोई उनकी तारीफ करता है तो उनका दिन बन जाता है, कोई उनकी आलोचना करता है तो उनका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। उनकी भावनाएं, उनका मूड, उनकी जिंदगी, उसका रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में होता है। वो अपनी भाषा से पहचाने जाते हैं। मैं ये नहीं कर सकता, उसने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया, मुझे ये करना पड़ेगा। वो अपनी सारी जिम्मेदारी अपनी परिस्थितियों पर या दूसरे लोगों पर डाल देते हैं। वो अपनी जिंदगी के विक्टिम होते हैं। और फिर आते हैं प्रोएक्टिव लोग। ये वो लोग हैं जो उस स्पेस के मालिक होते हैं। वो जानते हैं कि बाहर कुछ भी हो, असली बॉस वो खुद हैं। बारिश हो रही है, कोई बात नहीं, मैं अपना छाता ले लूंगा। किसी ने आलोचना की, ठीक है, मैं चुनूंगा कि इस फीडबैक से सीखना है या इसे नजरअंदाज करना है। ट्रैफिक जैम में फंस गए, बढ़िया है, मुझे अपनी पसंदीदा ऑडियो बुक सुनने का और वक्त मिल गया। प्रोएक्टिव लोग अपनी भावनाएं लेकर नहीं चलते, वो अपने वैल्यूज लेकर चलते हैं। वो अपने सिद्धांतों के हिसाब से फैसले लेते हैं, न कि अपने मूड के हिसाब से। तो आप इस शक्ति को अपनी जिंदगी में कैसे लाते हैं? कवे हमें दो जादुई दायरे देते हैं। एक है आपका सर्कल ऑफ कंसर्न, चिंता का दायरा। इसमें वो सारी चीजें आती हैं जिनकी आप परवाह करते हैं। दुनिया में युद्ध, ट्रैफिक, मौसम, दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। और इस बड़े दायरे के अंदर एक छोटा दायरा है, आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, प्रभाव का दायरा। इसमें वो चीजें आती हैं जिन्हें आप असल में कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी आदतें, आपकी मेहनत, आपकी प्रतिक्रियाएं, आपका बर्ताव। रिएक्टिव लोग अपना सारा समय और एनर्जी सर्कल ऑफ कंसर्न पर बर्बाद करते हैं। वो उन चीजों के बारे में शिकायत करते हैं जिन्हें वो बदल नहीं सकते। नतीजा, उनकी एनर्जी नेगेटिव होती है और उनका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और भी छोटा होता जाता है। प्रोएक्टिव लोग अपनी सारी एनर्जी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर लगाते हैं। वो उन चीजों पर काम करते हैं जिन्हें वो बदल सकते हैं। वो अपनी स्किल्स बेहतर करते हैं, वो अपने रिश्ते सुधारते हैं, वो अपनी सेहत पर ध्यान देते हैं। नतीजा, उनकी एनर्जी पॉजिटिव होती है और उनका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। अब आप जानते हैं कि आप अपनी जिंदगी के प्रोग्रामर हैं। आपने अपनी पावर ऑफ चॉइस को पहचान लिया है। लेकिन एक प्रोग्रामर को कोड लिखने से पहले यह जानना होता है कि वो बनाना क्या चाहता है। अब हम अपनी जिंदगी का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। तो अब आप जानते हैं कि कलम आपके हाथ में है। आप प्रोएक्टिव हैं, आप अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट खुद लिख सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप पहला शब्द लिखें, स्टीफन कोवे आपसे एक बहुत ही गहरा, बहुत ही असहज कर देने वाला काम करने के लिए कहते हैं। वो चाहते हैं कि आप एक पल के लिए सब कुछ छोड़ दें और अपनी मौत की कल्पना करें। हाँ, आपने सही सुना। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। कवे चाहते हैं कि आप अपनी आंखों को बंद करें और अपने दिमाग में एक सीन बनाएं। आप एक अंतिम संस्कार में जा रहे हैं। आप अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और अंदर जाते हैं। आपको फूलों की महक और धीमे संगीत की आवाज आती है। आप अपने दोस्तों,
और परिवार वालों के चेहरों को देखते हैं जिनके दिलों में दुख है लेकिन आपकी यादों की खुशी भी है। आप कमरे में आगे बढ़ते हैं और ताबूत के अंदर देखते हैं और अचानक आपका दिल धड़कना बंद कर देता है। अंदर आप खुद लेटे हुए हैं। ये आपका अपना अंतिम संस्कार है। अब आप एक सीट पर बैठते हैं और प्रोग्राम को देखते हैं। 4 लोग आपके बारे में बोलने वाले हैं। एक आपके परिवार से है, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका पार्टनर। एक आपका सबसे अच्छा दोस्त है। एक आपके काम से है, आपका सहकर्मी या बॉस। और एक आपके समाज से है जहां आप सेवा करते थे। अब खुद से वो सबसे जरूरी सवाल पूछिए। आप क्या चाहते हैं कि वो आपके बारे में कहें? आप एक कैसे पिता, एक कैसी माँ, एक कैसे पार्टनर के रूप में याद किए जाना चाहेंगे? आप एक कैसे दोस्त थे? आपने अपने काम से क्या योगदान दिया? आपने दुनिया पर क्या असर छोड़ा? इस एक सवाल में आपकी जिंदगी का सार छिपा है। और यहीं पर कवि हमें एक और जबरदस्त आहा मोमेंट देते हैं। वो कहते हैं, ऑल थिंग्स आर क्रिएटेड ट्वाइस। हर चीज 2 बार बनाई जाती है। पहली बार आपके दिमाग में, द मेंटल क्रिएशन। दूसरी बार असल दुनिया में, द फिजिकल क्रिएशन। सोचिए, एक घर बनाने से पहले एक आर्किटेक्ट उसे अपनी कल्पना में, अपने दिमाग में इंच दर इंच बनाता है। फिर वो उसका एक ब्लूप्रिंट बनाता है। ये है पहली रचना। और उसके बाद ही मजदूर उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से असली ईंट पत्थर का घर बनाते हैं। ये है दूसरी रचना। अगर ब्लूप्रिंट ही गलत हो तो आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, घर गलत ही बनेगा। और कवि एक बहुत ही दर्दनाक सच्चाई बताते हैं। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में बुरी तरह असफल होते हैं क्योंकि वो पहली रचना के लिए कभी समय ही नहीं निकालते। वो बस दौड़ते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, सफलता की सीढ़ी पर और तेजी से चढ़ते रहते हैं, सिर्फ ये पाने के लिए कि जब वो सीढ़ी के टॉप पर पहुंचते हैं तो उन्हें एहसास होता है द लैडर वॉज लीनिंग अगेंस्ट द रॉन्ग वॉल, कि उनकी सीढ़ी गलत दीवार पर लगी हुई थी। वो सारी दौलत, वो सारे प्रमोशन, वो सारी शोहरत उन्हें वो खुशी नहीं दे पाती जिसके लिए वो लड़ रहे थे, क्योंकि उन्होंने कभी रुककर खुद से ये पूछा ही नहीं कि उनके लिए सफलता का असली मतलब क्या है। बिगिन विद द एंड इन माइंड का मतलब है आज इसी वक्त अपनी जिंदगी का ब्लूप्रिंट बनाना। तो आप ये ब्लूप्रिंट बनाते कैसे हैं? आप लिखते हैं अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट। ये कोई नया साल का रेजोल्यूशन नहीं है, ये आपकी जिंदगी का संविधान है। ये आपका नॉर्थ स्टार है। ये वो कागज का टुकड़ा है जो आपको बताता है कि आप कौन हैं, आप किस चीज के लिए खड़े हैं और आपकी जिंदगी का मकसद क्या है। ये वो आवाज है जो आपको तब भी सही रास्ता दिखाती है जब दुनिया का शोर आपको भटकाने की कोशिश कर रहा होता है। जब आपको कोई ऐसा काम करने के लिए कहता है जो आपके मिशन स्टेटमेंट के खिलाफ है, तो आप आसानी से ना कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका मकसद ज्यादा शक्तिशाली है। अब आपके पास अपनी जिंदगी का नक्शा है। आप जानते हैं कि आपकी मंजिल क्या है, आपकी सही दीवार कौन सी है। लेकिन हर रोज सैकड़ों छोटी छोटी चीजें, ईमेल्स, फोन कॉल्स, मीटिंग्स, डिस्ट्रैक्शंस आपको उस रास्ते से भटकाने की कोशिश करती हैं। अब हम सीखेंगे कि उस नक्शे को, उस ब्लूप्रिंट को हर रोज, हर पल हकीकत में कैसे जिया जाए। तो अब आपके पास वो नक्शा है, आपका पर्सनल मिशन स्टेटमेंट। आप जानते हैं कि क्या जरूरी है, लेकिन सुबह होती है और आपका फोन बजना शुरू हो जाता है। ईमेल्स की बाढ़ आ जाती है। लोग आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगते हैं। हर कोई चाहता है कि आप उनका जरूरी काम अभी इसी वक्त करें। और दिन के अंत तक आप पूरी तरह से थक चुके होते हैं और आपको एहसास होता है कि आपने उन चीजों के लिए 1 मिनट भी नहीं निकाला जो आपके मिशन स्टेटमेंट में लिखी थी। आपकी सेहत, आपके रिश्ते, आपके सबसे बड़े लक्ष्य। क्यों? क्योंकि हम एक जाल में फंसे हुए हैं, अर्जेंसी के जाल में। हम उन चीजों पर प्रतिक्रिया करते हैं जो हम पर चिल्लाती हैं, न कि उन चीजों पर जो असल में मायने रखती हैं। और यहीं पर स्टीफन कवे हमें उस जाल से निकलने का एक बहुत ही शक्तिशाली औजार देते हैं। ये औजार आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। ये है हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। जरूरी चीजों को पहले रखो। इस आदत को जीने के लिए कवे हमें एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही गहरा नक्शा देते हैं। इसे कहते हैं द टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स।
ये मैट्रिक्स कहती है कि हम अपना समय सिर्फ 4 तरह के कामों में बिताते हैं। ये काम 2 चीजों से तय होते हैं, वो अर्जेंट हैं या नहीं, और वो इम्पोर्टेंट हैं या नहीं। अर्जेंट का मतलब है इसे अभी ध्यान देना होगा। फोन की घंटी बज रही है, कोई बच्चा रो रहा है, ये हम पर चिल्लाते हैं। इम्पोर्टेंट का मतलब है ये आपके मिशन स्टेटमेंट से, आपके सबसे गहरे मूल्यों और लक्ष्यों से जुड़ा हुआ है। अब उन 4 डब्बों को देखिए। क्वाड्रेंट 1, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। ये हैं क्राइसिस, इमरजेंसीज, डेडलाइंस। आपके घर में आग लग गई है, कल सुबह एक बड़ा प्रोजेक्ट जमा करना है। ये वो चीजें हैं जिन्हें आपको अभी करना ही होगा। हम सबकी जिंदगी में क्वाड्रेंट 1 होता है। क्वाड्रेंट 3, अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। ये धोखेबाज हैं। ये वो फोन कॉल्स, वो ईमेल्स, वो मीटिंग्स हैं जो जरूरी लगती हैं क्योंकि वो हम पर चिल्ला रही होती हैं, लेकिन असल में वो दूसरों की प्राथमिकताएं होती हैं, आपकी नहीं। ज्यादातर लोग अपना ज्यादातर दिन इसी क्वाड्रेंट में बर्बाद कर देते हैं, दूसरों की आग बुझाते हुए। क्वाड्रेंट 4, नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट। ये है बर्बादी। अंतहीन सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, बेकार की टीवी सीरीज, वो सारी चीजें जो हम सिर्फ भागने के लिए करते हैं। अब आता है वो डब्बा जो इस पूरी किताब का दिल है। क्वाड्रेंट 2, नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट। ये है इफेक्टिवनेस का क्वाड्रेंट। इसमें वो सारी चीजें आती हैं जो हम जानते हैं कि हमें करनी चाहिए, लेकिन हम उन्हें टालते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हम पर चिल्लाती नहीं हैं। अपने पर्सनल मिशन स्टेटमेंट पर काम करना, अपने सबसे जरूरी रिश्तों को मजबूत बनाना, भविष्य के लिए योजना बनाना, एक्सरसाइज करना, नई स्किल्स सीखना, आराम करना और खुद को तरोताजा करना। अब खुद से ईमानदारी से पूछिए, आप अपना ज्यादातर समय किस क्वाड्रेंट में बिताते हैं? कवे कहते हैं कि जो लोग क्राइसिस में जीते हैं वो अपना 90% समय क्वाड्रेंट 1 में और बाकी 10% समय क्वाड्रेंट 4 में बिताते हैं। वो जलकर राख हो जाते हैं। जो लोग दूसरों को खुश करने में जीते हैं वो अपना ज्यादातर समय क्वाड्रेंट 3 में बिताते हैं और उन्हें लगता है कि वो क्वाड्रेंट 1 में हैं। वो अपनी जिंदगी का कंट्रोल खो देते हैं। हाईली इफेक्टिव लोग वो क्वाड्रेंट 3 और 4 से नफरत करते हैं। वो क्वाड्रेंट 1 को छोटा रखते हैं और वो अपनी जिंदगी को क्वाड्रेंट 2 के चारों ओर बनाते हैं। वो समस्याओं पर नहीं बल्कि रोकथाम पर ध्यान देते हैं। वो आग बुझाने वाले नहीं होते, वो आग लगने ही नहीं देते। वो रिश्तों को टूटने से पहले ही मजबूत बनाते हैं। वो शरीर को बीमार होने से पहले ही स्वस्थ रखते हैं। यही है वो रहस्य। लेकिन क्वाड्रेंट 2 में जीने के लिए एक बहुत बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है। आपको उस एक शब्द को बोलना सीखना होगा जिसे बोलना दुनिया में सबसे मुश्किल है, नो। नहीं, आपको क्वाड्रेंट 3 की आकर्षक चिल्लाती हुई चीजों को नहीं कहना होगा। आपको क्वाड्रेंट 4 के सस्ते आसान मनोरंजन को नहीं कहना होगा। आपको अच्छे लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं मौकों को नहीं कहना होगा। और आप ये नहीं कैसे कहते हैं? You have to decide what your highest priorities are and have the courage, pleasantly, smilingly, non-apologetically, to say no to other things. And the way you do that is by having a bigger yes burning inside. आपके अंदर एक ज्यादा बड़ा हाँ जल रहा होना चाहिए। आपके मकसद का हाँ, आपके मिशन स्टेटमेंट का हाँ। बधाई हो, आपने हैबिट 1, 2 और 3 को जीत लिया है। आपने प्राइवेट विक्ट्री हासिल कर ली है। आपने खुद से किए वादे निभाना सीख लिया है। आप अब एक डिपेंडेंट इंसान नहीं हैं जो दूसरों पर निर्भर है। आप एक इंडिपेंडेंट इंसान हैं जो खुद का मालिक है। अब और सिर्फ अब आप पब्लिक विक्ट्री के लिए, यानी दूसरों के साथ मिलकर बड़ी चीजें हासिल करने के लिए तैयार हैं। तो अब आपने खुद को जीत लिया है। आप प्रोएक्टिव हैं। हैबिट 1, आपके पास एक नक्शा है। हैबिट 2, और आप हर रोज उस नक्शे के हिसाब से जी रहे हैं। हैबिट 3, आप एक इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर इंसान हैं। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा धोखा है। हमारी पूरी दुनिया इंडिपेंडेंस यानी आजादी को सफलता की छोटी मानती है। मैं अपना खुद का मालिक हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। स्टीफन कवे कहते हैं, इंडिपेंडेंस इज नॉट द अल्टीमेट गोल। आजादी अंतिम लक्ष्य नहीं है, ये सिर्फ आधा रास्ता है। जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबियां
एक खुशहाल शादी, एक महान टीम, एक गहरा रिश्ता, वो अकेले हासिल नहीं की जा सकती। वो इंटरडिपेंडेंस यानी आपसी निर्भरता की दुनिया में ही मिलती है। और जैसे ही आप इस दुनिया में कदम रखते हैं, आपको एक नए, ज्यादा शक्तिशाली सेट ऑफ हैबिट्स की जरूरत पड़ती है। आप पब्लिक विक्ट्री के मैदान में आ चुके हैं और इस मैदान का पहला और सबसे बुनियादी नियम है हैबिट चोर, थिंक विन विन। विन विन सोचो, ये सिर्फ एक तकनीक नहीं है, ये इंसानी रिश्तों का एक पूरा जीवन दर्शन है। कवे हमें बताते हैं कि हम हर बातचीत में, हर रिश्ते में 6 में से एक मानसिकता के साथ जाते हैं। पहली और सबसे आम मानसिकता है विन लूज। अगर मैं जीता तो तुम हारे। ये वो मानसिकता है जिसमें हमें बचपन से ढाला गया है। स्कूल के नंबर, खेल के मैदान, ऑफिस का प्रमोशन, हर जगह एक ही नियम है, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए किसी और को पीछे छोड़ना होगा। ये एक ऐसी रेस है जिसमें सिर्फ एक ही विजेता हो सकता है। दूसरी है लूज विन, तुम जीतो मैं हार जाता हूं। ये अच्छे लोगों की मानसिकता है। शांति बनाए रखने के लिए मैं दब जाता हूं, तुम्हारी खुशी के लिए मैं अपनी इच्छाएं मार देता हूं। ये लोग अपनी सारी भावनाएं अंदर दबाते रहते हैं और एक दिन वो किसी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ते हैं। तीसरी है लूज लूज। अगर मैं हार रहा हूं तो मैं तुम्हें भी अपने साथ नीचे ले जाऊंगा। ये दुश्मनी और बदला लेने की मानसिकता है। ये वो इंसान है जो कहता है मैं खुद तो बर्बाद हो जाऊंगा पर इसे भी बर्बाद कर दूंगा। और चौथी है विन, मुझे बस जीतना है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जीतो या हारो। ये एक स्वार्थी मानसिकता है जो सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देती है। ये चारों मानसिकताएं जहरीली हैं। ये या तो रिश्तों को तोड़ देती हैं या उन्हें खोखला बना देती हैं। तो रास्ता क्या है? रास्ता है पांचवी मानसिकता विन विन। या तो हम दोनों जीतेंगे या हम खेलेंगे ही नहीं। विन विन एक ऐसी मानसिकता है जो कहती है कि जिंदगी एक जंग का मैदान नहीं बल्कि एक सहयोग का मैदान है। ये कहती है कि दुनिया में हर किसी के लिए बहुत कुछ है। आपकी सफलता मेरी सफलता की कीमत पर नहीं आनी चाहिए। ये अबंडेंस मेंटालिटी पर आधारित है, यानी प्रचुरता की मानसिकता। बाकी चारों मानसिकताएं स्कैर्सिटी मेंटालिटी पर आधारित हैं, यानी कमी की मानसिकता। ये झूठा विश्वास कि दुनिया में सिर्फ एक ही केक है और अगर आपने एक बड़ा टुकड़ा ले लिया तो मेरे लिए कम बचेगा। विन विन का मतलब समझौता, कॉम्प्रोमाइज नहीं है। समझौते में एक और एक मिलकर 1.5 1.5 बनते हैं। दोनों को कुछ न कुछ खोना पड़ता है। विन विन का मतलब है एक थर्ड ऑल्टरनेटिव खोजना, एक ऐसा रास्ता जो मेरे रास्ते और तुम्हारे रास्ते दोनों से बेहतर हो। और अगर आप मिलकर वो तीसरा रास्ता नहीं ढूंढ पाते तो विन विन मानसिकता का एक और शक्तिशाली हिस्सा सामने आता है, नो डील। अगर हम दोनों के लिए एक फायदेमंद समाधान नहीं मिल सकता तो बेहतर है कि हम इस सौदे को न करें और अपने रिश्ते को बचा कर रखें। नो डील आपको कभी भी एक विन लूज सिचुएशन में फंसने से बचाता है। विन विन सोचना एक बात है, लेकिन इसे हकीकत में हासिल कैसे करें, खासकर जब सामने वाला आपकी बात सुनने को ही तैयार ना हो, जब वो अपनी विन लूज की दुनिया में कैद हो। इसके लिए आपको एक ऐसा साइकोलॉजिकल की इस्तेमाल करना होगा जिसे 99% लोग नजरअंदाज कर देते हैं। विन विन सोचना एक महान आदर्श है, लेकिन असल दुनिया में जब आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे होते हैं जो गुस्से में है, जो डिफेंसिव है, जो सिर्फ अपनी ही बात कहना चाहता है, तो विन विन एक दूर के सपने जैसा लगता है। आप अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं, आप लॉजिक देते हैं, आप चिल्लाते हैं, लेकिन आप एक ईंट की दीवार से बात कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने इंसानी प्रभाव का सबसे गहरा, सबसे शक्तिशाली नियम तोड़ा है। और वो नियम है हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझने की कोशिश करो फिर समझे जाने की। इस एक लाइन में हर टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने, हर बंद दिमाग को खोलने और हर नामुमकिन बातचीत को मुमकिन बनाने की चाबी छिपी है। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? हम ठीक इसका उल्टा करते हैं। जब कोई हमसे बात करना शुरू करता है तो हम सुनते नहीं हैं, हम इंतजार करते हैं, अपनी बारी का इंतजार। हमारा पूरा दिमाग इस बात पर लगा होता है कि हम अगला जवाब क्या देंगे, हम अपनी बात कैसे रखेंगे,
हम सामने वाले को गलत कैसे साबित करेंगे? कार्नेगी कहते हैं, हम 4 में से 1 स्तर पर सुनते हैं। इग्नोरिंग, हम सुनते ही नहीं हैं। प्रिटेंडिंग, हम हाँ हूं अच्छा का नाटक करते हैं जबकि हमारा दिमाग कहीं और होता है। सिलेक्टिव हीयरिंग, हम सिर्फ वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। अटेंटिव लिसनिंग, हम शब्दों पर ध्यान देते हैं, लेकिन कवे कहते हैं कि एक 5वां और सबसे ऊंचा स्तर है, एक ऐसा स्तर जिसे बहुत ही कम लोग कभी छू पाते हैं, और वो है एम्पैथिक लिसनिंग, सहानुभूतिपूर्ण श्रवण। एम्पैथिक लिसनिंग का मतलब सिर्फ शब्दों को सुनना नहीं है। इसका मतलब है शब्दों के पीछे की भावनाओं को महसूस करना। इसका मतलब है एक पल के लिए अपनी दुनिया को भूलकर सामने वाले इंसान के चश्मे से, उसकी आंखों से उसकी दुनिया को देखना। ये कोई तकनीक नहीं है, ये आपके दिल और आपकी आत्मा की एक गहरी शिफ्ट है। जब आप किसी को एम्पैथिकली सुनते हैं तो आप उसे एक अविश्वसनीय तोहफा देते हैं। आप उसे देते हैं साइकोलॉजिकल एयर, मनोवैज्ञानिक हवा। सोचिए, जब कोई इंसान पानी में डूब रहा हो तो क्या आप उसे सलाह देंगे? क्या आप उसे लेक्चर देंगे? नहीं, आप उसे हवा देंगे, क्योंकि जब तक उसे हवा नहीं मिलेगी तब तक वो और कुछ सोच ही नहीं सकता। ठीक इसी तरह जब कोई इंसान अपनी भावनाओं में, अपने गुस्से में, अपने डर में, अपनी फ्रस्ट्रेशन में डूब रहा होता है तो उसे आपकी सलाह, आपके लॉजिक, आपकी राय की जरूरत नहीं होती। उसे जरूरत होती है कि कोई उसे समझे, कोई उसे सुने, कोई उसे यह एहसास दिलाए कि वो अकेला नहीं है। जिस पल आप एम्पैथिक लिसनिंग शुरू करते हैं, एक चमत्कार होता है। सामने वाले इंसान की सारी नेगेटिव एनर्जी पिघलने लगती है, उसकी लड़ने की इच्छा खत्म हो जाती है, उसका दिमाग ही कवच नीचे आ जाता है। क्यों? क्योंकि अब आप उसके दुश्मन नहीं हैं, आप उसके साथी हैं। आपने उसके दिल का दरवाजा खोल दिया है, और जब आप किसी का दिल जीत लेते हैं तभी आप उसका दिमाग जीत सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ तब जब सामने वाला इंसान ये महसूस कर ले कि आपने उसे पूरी तरह बिना किसी जजमेंट के समझ लिया है, तभी आप आदत के दूसरे हिस्से पर आते हैं, देन टू बी अंडरस्टूड। अब आप अपनी बात रखते हैं, अब आप अपनी राय, अपनी सलाह, अपनी भावनाएं शेयर करते हैं, और अब वो सुनेगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले उसे वो दिया है जो वो सबसे ज्यादा चाहता था, सम्मान और समझ। अब आप विन विन सोचते हैं, और आप दूसरों को गहराई से समझते भी हैं। अब आप उस आखिरी सबसे जादुई आदत के लिए तैयार हैं, जहां 1 और 1 मिलकर 2 नहीं बल्कि 11 या 100 हो जाते हैं। अब आप पब्लिक विक्ट्री के शिखर पर पहुंच चुके हैं। आप विन विन सोचते हैं। हैबिट 4, आप दूसरों को गहराई से समझते हैं। हैबिट 5, लेकिन स्टीफन कवे कहते हैं कि प्रकृति का और जिंदगी का सबसे ऊंचा, सबसे शक्तिशाली रूप अभी बाकी है। हैबिट 6, सिनर्जाइज, सिनर्जी पैदा करो। सिनर्जी क्या है? सरल शब्दों में सिनर्जी का मतलब है कि द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। संपूर्ण अपने हिस्सों के जोड़ से बड़ा होता है। अगर आप लकड़ी के 2 टुकड़े लेते हैं तो वो शायद 100 किलो का वजन उठा सकते हैं, लेकिन अगर आप उन दोनों टुकड़ों को एक साथ सही तरीके से जोड़ दें तो वो शायद 1000 किलो का वजन उठा सकते हैं। वो नया वजन कहां से आया? वो सिनर्जी से आया। इंसानी रिश्तों में भी यही होता है। अगर आप और मैं किसी बात पर असहमत हैं तो हमारे पास 3 रास्ते हैं। आप कहते हैं मेरा रास्ता सही है, यह है विन लूज। मैं कहता हूं नहीं, मेरा रास्ता सही है। हम समझौता, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, यानी आप थोड़ा झुकते हैं, मैं थोड़ा झुकता हूं। हम दोनों को कुछ न कुछ खोना पड़ता है। ये 1+1 GR 1.5 है। लेकिन सिनर्जी एक तीसरा जादुई रास्ता है। सिनर्जी कहती है 1 मिनट रुको, तुम दुनिया को अलग तरह से देखते हो, मैं दुनिया को अलग तरह से देखता हूं। ये एक समस्या नहीं है, ये एक अवसर है। क्या होगा अगर हम दोनों मिलकर एक ऐसा रास्ता खोजें जो मेरे रास्ते और तुम्हारे रास्ते दोनों से बेहतर हो? एक थर्ड ऑल्टरनेटिव। सिनर्जी मतभेदों का सम्मान करने से पैदा होती है। ये इस समझ से पैदा होती है कि हर इंसान दुनिया का एक अनोखा, कीमती नक्शा लेकर घूम रहा है, और जब हम इन अलग अलग नक्शों को एक साथ मिलाते हैं तभी हमें पूरे इलाके की, पूरी हकीकत की
एक झलक मिलती है। यह हैबिट 4 और 5 का क्लाइमेक्स है। आपको विन विन सोचने की हिम्मत चाहिए और आपको दूसरों को समझने की स्किल चाहिए ताकि आप इस ऊंचे स्तर पर पहुंच सकें जहां चमत्कार होते हैं। और अब हम इस सफर के अंत में आते हैं, एक ऐसी आदत जो बाकी सभी 6 आदतों को जिंदा रखती है। हैबिट 7, शार्पन द सॉ। आरी को तेज करो। कवि एक लकड़हारे की कहानी बताते हैं जो एक पेड़ को काटने के लिए घंटों से मेहनत कर रहा था। वो पसीने में लथपथ था और थक कर चूर हो चुका था। एक राहगीर ने उसे देखा और कहा, भाई, तुम 1 मिनट रुककर अपनी आरी को तेज क्यों नहीं कर लेते? लकड़हारे ने जवाब दिया, मेरे पास वक्त नहीं है, तुम देख नहीं रहे, मुझे ये पेड़ काटना है। हम सब वो लकड़हारे हैं। हम अपनी जिंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं, काम करने, पैसा कमाने, रिश्ते निभाने में, कि हम अपने सबसे जरूरी औजार को यानी खुद को तेज करना ही भूल जाते हैं। और नतीजा, हमारी आरी कुंद हो जाती है। हम थक जाते हैं, जल जाते हैं और हमारी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है। हैबिट 7 कहती है कि आपको हर रोज, हर हफ्ते अपनी आरी को तेज करने के लिए समय निकालना ही होगा। ये कोई विलासिता नहीं है, ये जिंदा रहने की शर्त है। और इस आरी के 4 ब्लेड हैं जिन्हें आपको संतुलित तरीके से तेज करना है। पहला है फिजिकल, आपका शरीर। एक्सरसाइज, अच्छा खाना, आराम। अगर आपका शरीर कमजोर है तो आपका दिमाग कभी अपनी पूरी क्षमता पर काम नहीं कर सकता। दूसरा है स्पिरिचुअल, आपकी आत्मा। ये धर्म के बारे में नहीं है, ये आपके मूल्यों, आपके मिशन स्टेटमेंट के साथ हर रोज जुड़ने के बारे में है। मेडिटेशन, प्रकृति में समय बिताना, अच्छा संगीत सुनना, यह आपको आपका नॉर्थ स्टार याद दिलाता है। तीसरा है मेंटल, आपका दिमाग। पढ़ना, सीखना, नई चीजें सोचना, लिखना। अपने दिमाग को एक स्थिर तालाब मत बनने दो, उसे एक बहती हुई नदी बनाओ। और चौथा है सोशल इमोशनल, आपका दिल। ये आपके रिश्तों का ब्लेड है। दूसरों की सेवा करना, उन्हें समझना, उनके साथ सिनर्जी बनाना। ये हैबिट 4, 5 और 6 का अभ्यास है। तो चलिए इस महाकाव्य को समाप्त करते हैं। ये 7 आदतें कोई चेकलिस्ट नहीं है, ये एक अपवर्ड स्पाइरल ऑफ ग्रोथ है। आप डिपेंडेंस, दूसरों पर निर्भरता से शुरू करते हैं। फिर आप हैबिट 1, 2 और 3 के जरिए इंडिपेंडेंस, आत्मनिर्भरता की प्राइवेट विक्ट्री हासिल करते हैं। फिर आप हैबिट 4, 5 और 6 के जरिए इंटरडिपेंडेंस, आपसी निर्भरता की पब्लिक विक्ट्री हासिल करते हैं। और आप हैबिट 7 के जरिए इस पूरे चक्र को लगातार ऊंचे से ऊंचे स्तर पर अपनी पूरी जिंदगी दोहराते रहते हैं। लर्न, कमिट, डू, सीखो, वादा करो और करो। यही है एक इफेक्टिव जिंदगी का रास्ता। आज आपने एक इफेक्टिव जिंदगी का ब्लूप्रिंट हासिल कर लिया है। आपने अपनी जिंदगी के सबसे जरूरी कामों को पहचानना और उन्हें करना सीखा है। लेकिन इस भटकी हुई दुनिया में उन जरूरी कामों पर फोकस बनाए रखना ही सबसे बड़ी चुनौती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि गहरे, बिना डिस्ट्रैक्शन वाले काम करने की सुपर पावर कैसे हासिल की जाए और अपनी प्रोडक्टिविटी को अगले स्तर पर कैसे ले जाया जाए, तो आपको कैल न्यूपोर्ट की विश्व प्रसिद्ध किताब डीप वर्क पर हमारी वीडियो जरूर देखनी चाहिए।